अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है, चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर है, हम तो हुए चकोर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। खुशी की बात है कि हम सबकी स्नेही मीठी बहन मीरा जी, जो एक शिव बाबा की याद की लगन में मगन अवस्था में बचपन से ही रहती हुई आ रही हैं, ऐसी लगन में मगन रहने वाली भक्ति मार्ग की मीरा का तो गायन सब सुनते ही आए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की मीरा बहन आज हमारे सामने सचमुच जो मीरा है, एक प्यारे बाबा की लगन में मगन अवस्था में रहने वाली हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आपका मैं तहे दिल से, दस्ते से तो हमारी हिमानी बहन जी ने आपका स्वागत किया, गीत भी स्वागत का चल रहा था, लेकिन नैनों से और शब्दों से और कला संस्कृति प्रभात के सभी भाई बहनों की ओर से मैं आपका तहे दिल से, हृदय से, खुले मन से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका शिव स्मृति चैनल पर अपना एक्सपीरियंस सुनाने का। आपकी लगन की तो बात मैं क्या कहूँ कि आप तो वो महान विभूति हैं जिनको भगवान ने करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से छोटी सी उम्र में ही सेलेक्ट कर लिया। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही आप इस ज्ञान मार्ग में आ गई, आपको बाबा मिल गया। और जो है आप अपने माता पिता के साथ इस मार्ग पर जब आगे बढ़ने लगे, तो क्योंकि आपके पेरेंट्स सर्विस करते थे और उनका ट्रांसफर का जो था, तो इसलिए विभिन्न स्थानों पर बाबा के घर के अनुभवों को अनुभव करने का आपको मौका मिला। और ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप दिल्ली के अंदर पहुंच गई, तो पहाड़गंज सेवा केंद्र की ओर से आदरणीय शील दीदी जी के साथ आपकी सेवाओं की यात्रा प्रारंभ हुई और कुछ वर्ष तक आदरणीय शील बहन जी और दिवंगत प्रेम प्रकाश भाई जी के साथ आपने बहुत दिल से सेवाएं की। और सेवाओं में अनुभवी बनते ही, क्योंकि आपके माता पिता ने जब आप पटना में थे और छोटी उम्र में ही थे, तब आपकी 2 बहनें और भी जो ज्ञान में चल रही थी, तो आपके लौकिक पिताजी ने वहां पर भी सेवा स्थान बनाया और वहां की बहनों को बुला करके क्लासेस करवाते थे। तो वही बात उन्होंने दिल्ली में भी फिर की और प्रीतमपुरा के पास में लोक विहार का जो हमारा एरिया है, लोक विहार सेवा केंद्र की स्थापना उनके द्वारा हुई। लेकिन वहां की सेवाओं के निमित्त आप बनी और सेवाओं को आगे इतना अधिक आप लेकर के गई कि आपके लौकिक परिवार के सिर्फ
भाई भाभी जो छूट रहे थे, प्यारे बाबा के अनुभवों से वंचित हो रहे थे, वो भी ज्ञान मार्ग में जब चल पड़े, फिर तो बस एक जैसे पूरा का पूरा परिवार बेहद ही बाबा की सेवाओं में जुट गया। आपके द्वारा दिल्ली के अंदर, आपके अपने एरिया के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं आपने मेगा प्रोग्राम की भी की है, सीनियर पोस्ट की क्लासेस रखवाने की भी की है, और हमारा कला संस्कृति का पहला पहला अभियान जब दिल्ली में निकला था, तो आपकी ओर से भी एक बहुत सुंदर बड़ा हॉल लेकर खुले रूप का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें मुझे आज भी याद है कि जो फेमस एक्ट्रेस नफीसा अली है, वो उस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी। तो आज भी जब उनको, नफीसा अली जी को देखते हैं, सुनते हैं, तो ज्ञान आ जाते हैं अपने अभियान के वो दिन, जबकि आपके यहाँ पर उन्होंने चीफ गेस्ट का पार्ट ले लिया था। तो ऐसे बेहद की सेवाओं के निमित्त आप इतने गंभीर स्वभाव की हैं कि एक बार तो ऐसे लगता है कि आप शायद बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब आपके समीप आते गए तो आपकी मधुर मुस्कान, आपका अपनापन, आपका दिल का स्नेह प्यार, सबको रिगार्ड देने की भावना, सबकी विशेषता देखने की जो भावना आपके अंदर देखी, आपकी क्लास के भाई बहन जो आपकी तरह ही विशेष धारणाओं के अंदर मजबूत, सेवाओं के अंदर अथक सेवादारी, तो ऐसे ऐसे प्यारे बाबा के वारिस क्वालिटी के बच्चे आपने यज्ञ को दिए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर मेगा प्रोग्राम में और भी बड़े प्रोग्रामों में अपनी अथक सेवाएं दी। हर प्रोग्राम के अंदर आपके सेवा केंद्र को और आपको वरिष्ठ भाई बहन अवश्य याद करते हैं। तो ऐसी बहु प्रतिभा की बहुमुखी हमारी आदरणीय मीरा बहन जी से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध है, अब तो हम आपके ही आज ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी, चाहे कितने भी कोई दूर बैठे हैं, किसी भी स्थान पर हैं, और दूर होते हुए भी पहला अनुभव तो यही हो रहा है कि सब हमारे नजदीक है और हमारे सामने है। ये भी एक ड्रामा का विचित्र खेल है, जिसका अनुभव बाबा इस समय पर हम सबको करा रहे हैं। यूं तो हम कहें कि लगभग हमारे इस ईश्वरीय आध्यात्मिक जीवन की यात्रा जब मैं 10 वर्ष की थी तब से ही आरंभ हुई थी। हमें ऐसा महसूस होता है कि उस समय पर 1964 की बात है, उस समय पर कई परिवार के परिवार ज्ञान में चले थे, और उसमें से एक परिवार हमारा भी था, जो माता पिता बहनें भाई सब ज्ञान में चले थे। उसमें भी विशेष रूप से बहनों की रुचि ज्यादा थी, भाइयों की थोड़ी कम थी, परंतु फिर भी सभी मिलकर के चलते थे और एक मत थे। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। और सबसे पहले हमारे लौकिक पिताजी को बाबा का परिचय मिला था, एक पर्चा, पैम्पलेट, निमंत्रण पत्र, और उन्होंने वो पत्र ला करके माता जी को हाथ में दे दिया। माता जी हमारी शुरू से ही बहुत भक्ति पूजा आदि करती थी, व्रत आदि करती थी। तो उनको कहा कि हमारे यहाँ पर, माना ये शुरू की बात है जब हम पटना में रहते थे, और मुझे याद है कि उस कॉलोनी का नाम कृष्णा नगर था, और वहां पर तब नया सेंटर खुला था।
तो वह पर्चा हमको उस सेंटर का मिला था और माता जी को हमारे पिताजी ने बोला कि आप जो है ना वहाँ सेवा केंद्र पर जाओ, सत्संग होता है और वहाँ आप जाकर के ये ज्ञान की बातें सुनो, आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पर भक्ति की ज्ञान की बातें सुनाते हैं। खुद तो हमारे पिताजी इतना नहीं जाते थे और जब माता जी ने जाना शुरू किया तो वो हमें भी लेकर के जाती थी साथ में, क्योंकि कहती आप सब छोटे छोटे हो, मैं अकेले आप लोग को घर में छोड़ करके कैसे जाऊँ, तो हमें साथ ले जाती थी। वहां पर उस समय पर 2 बहनें रहती थी और एक बहन सिंधी थी और एक पंजाबी थी, परंतु फिर भी वो आपस में सिंधी में ही बात करती थी। तो हम जब उनको हमें कोई बात नहीं सुनानी होती थी ना, वो सिंधी में बोलती थी। अब हमें तो उनकी बात समझ में ही नहीं आती थी, परंतु फिर भी वो हमें बड़े स्नेह से प्यार से चूल्हे खिलाती थी, बैठाती थी, बात करती थी। और ज्यादा तो हमारा इतना नहीं होता था, तो हमारी माता जी की रुचि योग में ज्यादा होती थी, तो क्लासरूम में बैठ जाते थे और लाल लाइट जला दिया और गीत बजा दिए। उस समय पर तो बाबा के इतने गीत भी नहीं होते थे, तो जो पुरानी पुरानी फिल्मों के गीत जो मुरली में आते हैं वही गीत बजा करते थे, तो हम वही सुनते रहते थे और हमें उसी में ही बहुत आनंद आता था। बाबा का चित्र सामने होता था, अभी ये चित्र तो नहीं था उस समय पर, फिर भी जो है वो शिव बाबा ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहता है, बस ये थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों को उस समय पर समझाई जाती थी। कोई हमने कोर्स वगैरह तो किया ही नहीं था ऐसा, लेकिन हमें शुरू से ही जब से हमने जाना शुरू किया तो हमें बस तब से ही ये संकल्प मन में रहता था कि ये बहनें तो इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, ये तो भगवान की लगन में रहती हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं और ये तो खुश रहती हैं बहुत और सादा भोजन खाती हैं और सब कुछ ऐसा, इनका व्यवहार, इनका रहना करना सब शुद्ध और वाइट ड्रेस पहनती हैं तो वो भी हमको बहुत आकर्षित करती थी। तो हमारे मन में तब यही ख्याल आता था कि हमें भी अपना जीवन बनाना है तो इनके जैसा बनना। बाकी दुनिया का क्या है, उस समय तो चाहे छोटे थे लेकिन फिर भी आकर्षण बाबा की और बहनों की होती थी और बाबा के गीत सुनने की होती थी। 1 वर्ष के बाद वहां पर वो सेंटर बंद हो गया और जो दूर था सेंटर, उस सेंटर के कनेक्शन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उस समय पर हुआ करते थे पटना में, और जो जानते हो उन्हें मालूम होगा, जालान बाबू नाम से थे और वो भी, उन्हें भी बाबा का परिचय मिला था, ज्ञान मिला था और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट करके अपने घर में ही काफी बड़ी उनकी, जैसे कि समझ लीजिए कोई राजा का महल होता है, इस प्रकार से वहां पर उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी और संदेशी दादी जो लास्ट समय पर भुवनेश्वर में रहती थी, उन दोनों को बाबा ने वहां पर भेजा और बहुत बड़ा बगीचा होता था गंगा नदी के किनारे और बहुत हवेली उनकी बड़ी थी। तो हम लोग हर संडे को हमारे माता जी पिताजी गाड़ी में हम सबको लेकर के जाते थे और हम लोग सवेरे वहां ही क्लास करते थे, दादी जी क्लास कराती थी, उसके बाद दादी जी ब्रेकफास्ट तैयार करती थी सबके लिए और हम तो छोटे छोटे बच्चे थे तो हम संदेशी दादी के साथ बगीचे में खेलते थे और चक्कर लगाते थे, झूला झूलते थे और उनके साथ ही रहते थे घंटा 2 घंटा, और उसके बाद आकर के हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे और 10-11 बजे तक, 11 बजे वापस अपने घर आ जाते थे। तो शुरू से लेकर के हमें दादी प्रकाश मणि जी की पालना मिली, उनके हाथ का बना हुआ भोजन प्राप्त हुआ और उनके ही प्यार दुलार में हम पल करके बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं कि हम कब बड़े हो गए। उसके बाद वहां से हमारे लौकिक पिताजी की ट्रांसफर रांची हो गई, शायद 1.5 साल ही हुआ होगा, 1.5-2 साल। रांची में कोई भी सेंटर नहीं था। जब हम वहां पर गए तो हम सब आपस में मिलकर के घर में ही क्लास करते थे और मुरली पढ़ करके सुनाया करती थी। कुछ समय के बाद हमारे पिताजी ने बाबा को पत्र लिखा, साकार बाबा को, क्योंकि वो 65 की बात होगी। बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आप ना हमारे पास
जिन बहन ने हमको ज्ञान में चलाया है, हमें ज्ञान दिया है, आप उनको हमारे पास भेजिए ताकि हमारी यहाँ पर ज्ञान योग की पालना भी हो सके और आगे के लिए सेवा भी हो सके। बाबा की बातों से हमें ऐसा महसूस होता था कि बाबा को जो भी बच्चा दिल से कुछ भी कहता था, बाबा ना नहीं करते थे। बाबा ने उन बहन को, क्योंकि वहां तो सेंटर वो बंद हो चुका था, बाबा ने उन बहन को हमारे पास रांची में भेज दिया। लगभग 6 मास तक वो बहन हम लोगों के साथ घर में रही और अपनी क्लासेस वगैरह योग ज्ञान वो सब चलता रहा। कुछ कुछ भाई बहनों की नयों की भी सेवा घर में ही चलती रही। 6 मास के बाद वहां से शहर थोड़ा दूर था, लगभग 8-10 किलोमीटर। वहां शहर में एक मकान किराए पर लेकर के और वहां सेवा केंद्र खोला गया। वहां पर वो बहन रहती थी और उनके साथ मेरी लौकिक बड़ी बहन उस समय पर ग्रेजुएशन कर रही थी। वो दोनों वहां पर रहती थी सेंटर पे और हम तो घर में रहते थे, पढ़ते थे। उस समय मैं समझती मेरी आयु शायद 12 वर्ष की होगी। और पर इतना मन के अंदर ये लक्ष्य रहता था कि संडे को तो हमें दादी के साथ गाड़ी में जाना है सेंटर पे क्लास करने के लिए, और हम सारा दिन वहां रहते थे। पर थर्सडे के दिन बाबा का भोग होता है तो मुझे जरूर जाना है, चाहे कोई भी नहीं जाए लेकिन मुझे जाना है। तो मुझे याद है कि मैं स्कूल ऑफ हो जाता था, बीच में रास्ते में पड़ता था स्कूल ऑफ हो जाता था, पूरा बस में रांची जाया करती थी और वहां से 15-20 मिनट पैदल वॉकिंग करके सेंटर जाती थी। फिर वहां पर मैं 2-3 घंटे रुकती थी और उसके बाद फिर शाम को वापस अपने घर बस में ही वापस। पता नहीं बाबा की वो लगन, बाबा की वो खींच हमको बचपन से इतनी क्यों थी। अब तो हम यही कहेंगे कि हमारे कोई अपने पुराने संस्कार थे, पुराने किए हुए पुण्य का खाता जो कि हमें बाबा के पास ले आया। और हमने ये अनुभव किया कि शुरू से ही लेकर के हमें इस ज्ञान मार्ग में चलने में, बाबा का बनने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई विशेष पुरुषार्थ भी नहीं किया, कोई ऐसे विघ्न भी नहीं आए। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि यहाँ आश्रम में वही आते हैं ज्ञान सुनने, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी वो आते हैं जो अपने घर से कोई परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जिन्हें कोई प्राप्ति अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम उनको यही जवाब देते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को कोई विघ्न होगा, दुखी होगा, परेशान होगा तब वो यहाँ आश्रम पर आएगा। हम उन्हें सुनाते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात देखी ही नहीं और हमारे पास तो जो भी आने वाले हैं वो सब, वो भी और हम स्वयं भी, हमें कोई ऐसी समस्याएं नहीं थी और हम बाबा के बन गए। और बाबा ने शुरू से ही लेकर के बहुत स्मूथली हमको चलाया। हम उसके बाद लगभग 15 वर्ष के थे तब हम रांची से दिल्ली ट्रांसफर हो गई हमारे पिताजी की, और तब से लेकर के हम दिल्ली में ही रहते हैं। पढ़ाई भी हमने दिल्ली में ही की है, ग्रेजुएशन भी दिल्ली में किया है। बाबा के अवेक होने से पहले अबाउट 68 मई जून का मास था और हम भाई बहने 4-5 मिलकर के बाबा से मिलन मनाने के लिए मधुबन पहुंचे, क्योंकि हमारे माता के पिताजी तो लगभग 7-1.5 साल के बाद मधुबन चले जाते थे। वहां से तो दूर पड़ता था पर वो दिल्ली से भी चले जाते थे, हम लोगों को अपने साथ लेके नहीं जाते। हम फिर अपने हिसाब से जब हमारी छुट्टियां होती थी, वर्ष में 2 बार हम मधुबन जाते थे। और आप ये समझ लीजिए कि उस समय पर हमारा टिकट ट्रेन का 17 रुपए 70 पैसे होता था और हम इसमें आना जाना दोनों कर लेते थे, क्योंकि हम स्टूडेंट कंसेशन लेते थे। और स्टूडेंट कंसेशन जब हम लेते थे
तो हम उसमें अपना होम टाउन लिखते थे माउंट आबू, और इस कारण से हमको वो कंसेशन मिलता था और हम समझ लीजिए 17.5 रुपए में मधुबन जाना आना दोनों कर लेते थे और बहुत खुश होते थे, क्योंकि मधुबन जाना माना हमें ऐसा लगता था कि हम अपने घर आ गए, क्योंकि हम दिल्ली से और कहीं तो जाते ही नहीं थे, बस बाबा के पास ही जाते थे। जब हम 68 में बाबा से मिलने के लिए गए साकार बाबा के सामने, उस समय पर मैं लगभग 15 वर्ष की थी। बाबा के सामने पहुंचे और ऐसा लग रहा था मधुबन जैसे कि कोई हमारे लिए नया स्थान नहीं है, हमने सब कुछ पुराना देखा हुआ है, ऐसा फील ही नहीं होता था कि नई जगह आए हैं। परंतु फिर भी क्योंकि उम्र छोटी थी, इतनी बातों की समझ नहीं थी, बस प्रेम प्यार से ही चलते थे। ज्ञान तो हालांकि हम सेवाएं भी सारी करते थे, लेकिन हम यूँ कहें कि ज्ञान की गहराई तो हमें बाद में ही समझ में आई। साकार बाबा के सामने हम जब गए तो हमें तो ऐसा महसूस होता था कि हमारे लौकिक तो क्या, लौकिक पारलौकिक सब कुछ एक ही पिता में हमको सब मिल गए, क्योंकि बाबा की जो हाइट, हम यूँ कहें लंबाई शरीर की, और हमारे लौकिक पिताजी की भी लंबाई लगभग बराबर या थोड़ी सी ज्यादा ही थी। और बाबा के जैसे ही देखने में लगते थे, आयु तो कम थी उनकी, परंतु दिल डॉलर और सब कुछ बाबा के जैसा ही लगता था। तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, हमें लगता था जैसे हमारे ही फादर। और बाबा तो बहुत प्यार से, हम एक ही बार बाबा के सामने साकार में देखा और बाबा हमसे मिले भी, बैठाया, गोद भी बैठाया, खिलते भी थे, भोजन भी खिलाए, गिट्टी खिलाते थे बाबा। क्लास में भी बाबा के सामने हम बैठे तो हमें बस देखा, सब कुछ किया, बाबा से मुलाकात भी की। परंतु लास्ट के समय पर जब हम मधुबन से चलने के लिए, जिस दिन लास्ट दिन था और क्लास में बैठे थे, तो मैंने एक संकल्प किया कि बाबा इस बार तो मैं इतना आपसे प्राप्ति नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ मेरा अलबेलापन कहो या बचपन कहो, जो भी कुछ कहो, मैंने मन में सोचा कि अगली बार। और फिर बाबा के जो है ना थोड़ा सा बोल शब्द इतने क्लियर नहीं होते थे, या हम छोटे थे तो हमें इतना समझ नहीं आता था। तो मैंने मन में ये सोचा, बाबा से प्रण किया कि अगली बार जब मैं आऊंगी तब मैं बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को, बाबा की कोई मुरली मिस नहीं, अच्छी बात सब कुछ समझूंगी अच्छी तरह से, और अटेंशन दे करके मैं क्लास में बैठूंगी और सुनूंगी, सब करूंगी। लेकिन उस समय बाबा से तो कह रही हूँ, पर ये तो मालूम ही नहीं था कि हमारे दोबारा आने तक तो बाबा बिल्कुल नहीं, इस बात की तो समझ थी और किसी को भी नहीं पता होता उसका। पर ये भी ड्रामा का एक खेल है। समय अनुसार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पढ़ाई भी करते गए और सेवाएं भी साथ साथ करते गए, जब हम दिल्ली में आए तो हम साउथ एक्स में रहते थे, और वहां पर जो सेंटर था पहले, वो हमारे घर से 15 मिनट का वॉक। 1 वर्ष के अंदर ही वहां पर सेवा के लिए दूसरा स्थान किराए पर लिया गया, जो कि मेन रोड पर था। जिन्होंने देखा वो जानते होंगे। तो साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 मेन रोड पर ही मकान किराए पर लिया गया था, काफी बड़ी कोठी थी वो, और उसमें ही म्यूजियम बनाया गया था। दिल्ली का पहला म्यूजियम वहां पर बनाया गया था, और उस म्यूजियम के बनने पर भी हमने वहां पर सब सेवाएं की, और म्यूजियम बनने के बाद भी हम रोज क्लास करते थे, और रोज शाम को 2 घंटे के लिए हम जाया करते थे वहां पर, चित्र समझाने, प्रदर्शनी समझाने। तो जो भी सेवा होती थी वो हम करते थे। तो हमारा ये लक्ष्य रहता था कि हमें 2 घंटे यहाँ पर सेवा करनी है। बाकी तो ज्ञान योग पढ़ाई तो सब चलती थी, और अपनी लौकिक पढ़ाई भी साथ साथ चलती थी। वहां पर ही मैंने ग्रेजुएशन किया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद मन में और प्रबल इच्छा हो गई कि बस बाबा तो चला गया,
अब हमें भी जल्दी से बाबा के कार्य में लग जाना है, समर्पण होना है, सेवा करनी है, क्योंकि जब बाबा चला गया तो ये इंडिकेशन है कि बस अब जल्दी जल्दी विनाश हो जाएगा और हम ऐसे ही आधे अधूरे रह जाएंगे। ये हमारे मन के अंदर बहुत संकल्प पावरफुल रहता था। और मैं समझती हूँ कि शायद मैंने हायर सेकेंडरी 11वीं क्लास पास किया और उसके बाद मधुबन में हर साल ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद जैसे बटिया या ट्रेनिंग क्लासेस चलती रहती थी, तो कुमारियों की जब क्लास होती थी गर्मी की छुट्टियों में, तो हम उसमें जाया करते थे। तो मैं 11वीं क्लास के बाद जब वहां पर गई तो मैं पक्का सोच करके गई थी कि अब मैं जा रही हूँ मधुबन, मुझे वापस नहीं आना है, मैं वहां ही रहूंगी और दादी जी को बोलूंगी कि आप मुझे बस अब सेंटर पर ही रहना है और सेवा करनी है। मुझे अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे बहुत पढ़ लिया, अब मैं कब तक पढ़ती रहूंगी, मुझे भी तो सेवा करनी है। ये मेरे को बहुत मन में लगन रहती थी कि मुझे बस समर्पित हो जाना। लेकिन ड्रामा ही कहे ऐसा कि दादियां जब क्लास कराती उस समय चंद्रमणि दादी क्लास कराती थी, तो हमारे अंदर बहुत उमंग आता था कि बस अब हमें भी सेवा करनी है। लेकिन बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, थोड़ा क्योंकि अब बड़े तो बड़े ही हैं, हर बात सोच समझ करके बोलते हैं। और हमारे लौकिक पिताजी को जब ये मालूम पड़ गया घर में, पहले तो हमने बताया ही नहीं था किसी को, जब हमको ये पता लगा कि ये तो वहां गई है और इनका लक्ष्य यही है कि हमें तो वहां पर ही रहना है और हमें सेवा करनी है बाबा की। उस समय मेरी आयु 16 साल की थी। हमारे पिताजी ने क्या किया कि वो यहाँ दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मधुबन पहुंच गए ना। हमारे जाने के 4 दिन के बाद ही मधुबन पहुंच गए। हम लोगों के वहां जैसे संपत्ति की समाप्ति होती है उसके पहले, और दादी प्रकाश मणि जी के पास मिलने गए क्योंकि दादी जी को तो पहले से ही जानते थे। तो दादी को ये बोला कि ये अभी छोटी है, अभी इनको और पढ़ाई कर लेने दो, जब तक ये ग्रेजुएशन करेगी तब तक इनकी आयु भी बड़ी हो जाएगी और ये अपना डिसीजन स्वयं ले पाएंगी। अभी ये छोटी है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि इनको अभी हमें छोड़ देना चाहिए सेंटर पर या अभी इनको पढ़ाई करनी चाहिए? तो दादी जी ने भी हमारे दादी का इशारा समझ लिया कि नहीं, इनको अभी घर जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं तो बहुत रोई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो आप इसलिए आए थे क्या मुझे लेने के लिए यहाँ पर? मैं तो बाबा की सेवा करनी है, आपको समझ नहीं आता? अब समय समाप्त हो रहा है और आप मुझे कह रहे हैं कि आप जो है वो पढ़ाई करो चल कर। आखिर जो भी था, जब दादी ने बोल दिया तो वापस तो जाना ही था। जब हम यहाँ दिल्ली आकर के मेरे पिताजी ने बोला कि अभी मैं आपको एडमिशन करा देता हूँ बीए में और आपको ये पढ़ाई करनी। अब मुझे गुस्सा तो बहुत था मन के अंदर, और मैंने तब उनको एक बात बोली कि मैं एक शर्त पर पढ़ने जाऊंगी कॉलेज में, आपको एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी और वो है कि मैं बीए कर लूंगी ना, उसके बाद मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगी। आप मुझे उसके बाद फिर ये नहीं बोलोगे कि अब तो एमए भी कर ले, मैं नहीं पढ़ने वाली बात है। पहले आप मेरी बात समझ लो और पक्का कर लो, मेरे से वायदा कर लो कि आप मुझे दोबारा नहीं बोलोगे, मैं तब एडमिशन कराऊंगी अपना और तब मैं पढ़ने जाऊंगी। ड्रामा का खेल ऐसा था, उन्होंने उस समय पर जो भी अच्छा ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं करके और मैं एडमिशन करा दिया। और मुझे याद है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जाती थी उस समय पर उस कॉलेज की बिल्डिंग जो थी वो भी स्कूल की ही बिल्डिंग थी। और मुझे कभी 3 साल पढ़ने के बाद ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ और अपनी पढ़ाई की और बस टाइम पर कॉलेज गई और टाइम पर घर वापस आई और आकर के अपना खाना वाना खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया और सेंटर चली जाती थी। हमारा तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था, तो हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हम कोई कॉलेज भी पढ़ते हैं। कॉलेज की लाइफ क्या होती है आज के समय और उस समय पर क्या होती है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन बाबा ने हमको वो भी कराना था तो वो भी कराया और सेवा भी कराई। और उसके बाद मैं, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, उस समय पर हमारे पिताजी का ट्रांसफर नेपालगंज, नेपाल के एरिया में हुआ था, जो यूपी बहराइच की तरफ से थोड़ा सा आगे जा करके है। तो 3-4 साल वो वहां पर रहे और छुट्टियों में हम भी उनके साथ वहां जाते थे। और वहां पर भी हम सब ने खूब सेवा की, प्रदर्शनियां करना, कोर्स कराना, क्लास कराना, ज्ञान सुनाना, वहां भी करते रहते। जहाँ जाते थे हमारे पिताजी का ये लक्ष्य था कि हमको बाबा का परिचय तो सब जगह देना है, सबको संदेश मिलना चाहिए। तो इस करके प्रदर्शनी लगाते करते सब कुछ अपने खर्चे से अपने आप ही सब कुछ करते। दिल्ली आने के बाद हम तो लगभग 1973 में रामलीला ग्राउंड में पहला मेला हुआ था। और उस मेले की सेवा के बाद उस मेले में दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी और भी सब बड़ी बड़ी बहनें सब आई थी यहाँ पर। पांडव भवन उस समय पर नया लिया गया था, तैयार हुआ था, सब वहीं रहे थे। और मेले के पश्चात फिर जब सब वापस जा रहे थे तो दादी जी ने हमको बोल दिया था, जब आए थे तभी बोला था कि आप हमारे साथ वापस मधुबन चलो। तो हम समझ लीजिए कि यज्ञ में पदार्पण हमारा दादियों के साथ ही हुआ। हम यहाँ दिल्ली से मधुबन उनके साथ ही गए थे और 1 मास मधुबन में रहे। वो दिसंबर 20 तारीख थी और 18 जनवरी हमने वहां पर ही की बाबा की। उसके बाद वो दिल्ली का मेला बॉम्बे में लगा, शायद 24 जनवरी को तब लगाया गया था वहां पर मेला। तो दादी जी भी गई थी, दादी जी हमें भी साथ ले गई, चलो वहाँ सेवा करेंगे मिल करके और आप भी वहां पर मेला देखना। अब दादी की बातों में क्या राज समाया हुआ है ये तो हमें अब समझ में आती है, बातें बाद में समझ आती है। पर दादियाँ हमारी उस समय पर कुमारियों को ऐसे ही तैयार करती थी और उन्होंने हमें कह करके कि आप हमारे साथ वहाँ चलो, थोड़ा समय रहना, सेवा करना, फिर हम वापस आएंगे। और जब वहां पर मेला हुआ, मेले के दौरान लास्ट का जब समय था, लगभग मेला समाप्ति हो गया था, तो जानकी दादी जी बोली कि चलो आप लोग 2-3 कुमारियां मेरे साथ पूना चलो, मैं आप लोग को पूना घुमा करके लाती हूँ। तो जानकी दादी हमको पूना ले गई और जब हम 2 दिन के बाद वहां से वापस आए तो प्रकाशमणि दादी जी हमको कहती हैं कि मेरा ऐसा है कि आप ना थोड़ा समय यहाँ पर ही रुको, 1 मास, क्योंकि यहाँ मेले के बाद भीड़ बहुत है सेंटर पर और नए नए भाई बहन आ रहे हैं और ये सब कुछ है, तो आप थोड़ी यहाँ सेवा में सहयोग दो, उसके बाद फिर आप मधुबन आना। ये भी ड्रामा है, बाबा ने स्थान स्थान पर जो भी सेवाओं का अनुभव कराना है। तो मैं लगभग 3-4 मास बॉम्बे घाट पर सेवा केंद्र पर रही, घाटकोपर में। और उसके बाद फिर मैं मधुबन वापस आई। कुछ समय के बाद मेरे को दादी जी ने फिर दिल्ली में भेजा। उसका रीजन ये था दिल्ली आने का कि मेरी लौकिक माता जी और मेरी बड़ी बहन जो रांची में रहती थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो दादी जी ने बोला कि नहीं, उनकी संभाल करनी है, सेवा करनी है, इसलिए आप दिल्ली जाओ। तो मुझे यहाँ दिल्ली भेज दिया। कुछ समय तो मैं उनकी सेवा के लिए घर में रही और उसके बाद फिर दादी जी ने मुझे पहाड़गंज सेवा केंद्र पर भेजा और वहां पर लगभग मैं 10 वर्ष के करीब, लगभग 10 वर्ष में वहां पर रही। और इस आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष तो बहुत होते हैं और उसी में ही हमने हर प्रकार की सेवाएं करना सीखा, कोर्स कराना, क्लास कराना, भाषण करना, बाहर की सेवाएं करना, डेकोरेशन करना, जो कुछ भी बड़ों के साथ हर जगह साथ जाते थे तो हर जगह सेवा करते थे। तो बाबा ने जैसे कि सिखा दिया, लेकिन हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ के बाद हमें कहीं और सेवा करनी है। क्योंकि जब हम मधुबन जाते थे हमसे बड़ी दीदी और दादी जी पूछती थी, आप ठीक हो, वहाँ सेंटर ठीक है, बहनें ठीक हैं, आप की भाई पालना वहाँ पर ठीक हो रही है, कोई बात है तो आप हमें बताओ। तो क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता था।
तो सब ठीक है, सेवा कर रहे हैं बाबा की, चल रही है। ड्रामा अनुसार साउथ एक्स में हमारे पेरेंट्स जैसे रहते थे, तो हमारे फादर रिटायर होने वाले थे और वो रिटायर हुए 84 में। और उस समय पर रिटायर होने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर ये लोक प्यार पीतमपुरा में अपना ये घर बना लिया था कि रिटायर होने के बाद हमको यहाँ पर रहना है, यहाँ शिफ्ट होना है। तो हम वहां से यहाँ पर आए। उसके पहले हमारी माता जी को बड़ा मन में संकल्प रहता था कि ये क्या, हम इतने साल तो वहाँ साउथ दिल्ली में रहे हैं और अब हमारे को ऐसे जंगल के एरिया में वहां पर ले जाएंगे, हम वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे हम वहाँ क्लास करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, क्या होगा पता नहीं, बाबा हमको हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात हमेशा बोलती थी कि देखिए, अगर आप किसी सेंटर के नजदीक रहेंगे तो आप वहीं सेंटर पर जाएंगे और वहां की सेवा करेंगे और वहां पर ही, वहां तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन अगर बाबा आपको कहीं दूर भेज देता है तो आपको फिर से ऐसा एक चांस मिलता है कि आप वहां सेंटर भी खोल सकें, सेवाएं भी कर सकें और आपको, आप घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाए। शायद बाबा ऐसा चाहता है। हमें उनको ऐसे बोला करते हैं। तो ड्रामानुसार ऐसा ही हुआ, वो यहाँ पर आप हो गए और जब वो यहाँ पर आए तो कुछ समय के बाद मेरा भी यहाँ पर आना हुआ किसी कारणवश, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ही रही। और यहाँ रहने के बाद हम से क्लास तो घर में करते ही थे। कुछ समय के बाद ही यहाँ पर एक बाहर से भी कुछ भाई बहने जो आसपास की कॉलोनियों में रहते थे, बाबा के बच्चे, उन लोगों ने भी आकर के क्लास करना शुरू किया। कुछ कुछ सेवाएं करते थे, प्रदर्शनियां आदि, ये सब चलते करते जैसे कि एक सेंटर का रूप हमारा हो गया था। और उसके बाद हमारी लौकिक बहन के शरीर छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर एक तरीके से बाबा की सेवाएं सब पूरी रीति से शुरू कर दी थी। उनके सामने भी कर दी थी लेकिन इतना ज्यादा नहीं, बाद में पूरी रीति से कर दी थी। मेरे ख्याल में शायद 94 में हमने यहाँ इस सेंटर का, मकान का, मतलब सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था और हमें सर्टिफिकेट मिला था 94 में। उसके पहले हमारा पूरा लिंक गुलजार दादी जी के साथ रहता था। हम उनके पास जाते रहते थे हर सप्ताह, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 मास में तो जरूर ही जाते थे। हालांकि हमारे यहाँ से जाना आना इतना आसान नहीं था कि पांडव भवन की जाना हो तो दूर पड़ता था, लेकिन फिर भी हम जाते थे दादी जी से मिलने के लिए, क्योंकि हमारा शुरू से संबंध दादियों के साथ ही रहा। तो हमारे पिताजी को भी यही रहता था कि बड़ों के साथ ही हमको, उनके ही छत्र छाया में रहना है और उनकी पालना में रहना है। तो इस रीति से बाद में तो फिर यहाँ पर जो भी सेवाएं हैं वो सब चलती रही और अभी तक भी सेवाएं हो रही हैं। हमें तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमको इतने वर्ष हो गए हैं यहाँ रहते हुए या ज्ञान में चलते हुए। पता नहीं बाबा ने किस रीति से, बाबा इतनी यूं कहूँ स्मूथली जीवन हमारा बना दिया कि हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हमें, आप कहेंगे कि हंसी की बात है कि इस समय मेरी आयु 67 प्लस है, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मेरी बाबा जैसे बच्चे बच्चे होते हैं ना, उसी खेल में हम खेलते आए, चलते आए, पढ़ते आए और जो बाबा ने सेवाएं कराई वो सब सेवाएं भी हम यहाँ पर करते आ रहे। शुरू से ही लेकर के जो दिल्ली में भी यहाँ लोग में आने के बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हम सबने पूरा सहयोग दिया था। उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम बाद में हुआ जिसमें कि अब दिल्ली जोन की जब मीटिंग होती थी तो मीटिंग में हम जब बैठते थे तो शुरू से आदत है, कभी आगे बैठते ही नहीं थे, पीछे ही बैठते थे। जगदीश भाई जी भी हुआ करते थे उस समय पर मीटिंग में। सभी सेंटर की बहनों को ड्यूटीज दी गई थी और सबसे पूछा जाता था कि आप क्या सेवा करेंगे, आप क्या सेवा करेंगे। हर एक सेंटर एक एक जिम्मेवारी ले लो। तो जो दिल्ली में बड़े प्रोग्राम करते हैं तो सभी वो सहज हो जाएगा। वो भी इंदिरा गांधी स्टेडियम का ही प्रोग्राम था, काफी बड़ा प्रोग्राम था वो।
हम चुपचाप बैठे हुए थे। लास्ट में थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद, मेरे को दीदी ने पूछा कि आप क्या सेवा करेंगे। मैंने कह दिया कि दीदी जो आप हमें सेवा देंगे हम तैयार ही करने के लिए। हम ये भी नहीं सोचते थे कि हमने कभी जो काम नहीं किया वो हम कैसे करेंगे, लेकिन हमें जो कहा जाता था हम वो सेवा के लिए हमेशा हाँ करते थे। ये पाठ हमने शुरू दिन से ही सीखा था कि बड़े हमें जो कहेंगे हाँ जी, हमने कभी भी ना किया ही नहीं। ये मन में संकल्प अच्छी तरह बैठा लिया था कि जो काम हमको नहीं आता है वो हमें सिखाया जाएगा ना। सीख करके तो कोई भी नहीं आता, सब बाबा के घर में आकर के सीख जाते हैं। उस समय पर हमको पता नहीं कैसे जगदीश भाई जी ने हमें, बड़ों ने राय करके और ये ड्यूटी दी कि आपको लिटरेचर स्टॉक संभालना है। अब मननाचित कभी ये सेवा तो की नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद हमने हाँ तो कर दिया। फिर हमें जगदीश भाई जी ने बोला कि आप हमारे पास वहां पर आना, सेंटर पे जहाँ वो रहते थे। मुझे याद नहीं है कि डेरावाल में शायद बुलाया था, पता नहीं कम वहाँ शक्ति नगर में। तो हम लोग गए थे और फिर उन्होंने हमको पूरा 1 डेढ़ घंटा बैठा करके अच्छी तरह से गाइड किया सारा कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है, कैसे कैसे आपको स्टॉल पर बुक्स लगानी है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक ही बुक लगानी है, एक ही बुक को 3-4 जगह रखना है, ताकि जो भी आए, भीड़ भी आए तो वो जहाँ खड़े हो उनको पर उनकी नजर जानी चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और हम बस वही पहली बार था जो हमने सीखा। और उसके बाद से लेकर के अब मुझे नहीं याद है कि लगभग 20-25 वर्ष तो हो गए होंगे इस बात को। तब से लेकर के हम हर दिल्ली के बड़े प्रोग्राम में, जो जोन के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम ये लिटरेचर स्टॉल की सेवा करते हैं। उसमें चाहे हमें 1 स्टॉल लगाना हो, 2 लगाना हो, 3 लगाना हो, पर हम क्लास के सभी भाई बहनों के साथ मिल करके और ये स्टॉल की सेवा करते हैं। तो बाबा जो जो सेवाएं सिखाता जाता है हम वो करते जाते हैं। उसके बाद तो वैसे भी दिल्ली में और भी सेवाएं चलती रहती हैं, जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो वो भी सेवाएं करते हैं। अभी रिसेंटली 5-6-7 वर्षों से जो है वो दिल्ली जोन में संगठित योग के जो प्रोग्राम हमारे चल रहे थे, अभी लास्ट ईयर से तो यूट्यूब पर ही चलता है प्रोग्राम, लेकिन ये हमारा जूम पर ही होता है। पहले हमारा हर मास किसी ना किसी स्थान पर, चाहे ग्राउंड में, चाहे हॉल में, चाहे कहाँ पर भी सेवाएं होती थी। तो उसमें हमारे को लिटरेचर स्टॉल की सेवा भी और उसके साथ साथ भोजन की सेवा भी, थोड़ा जलपान आदि करना, ये चाय नाश्ता, ये भी हमें ड्यूटी दी जाती थी। हम ये ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरह से, जहाँ तक हमने सीखा और हमसे हो सकता था, हम सब ने मिल करके इसको किया। और हम अभी तक भी बाबा की सेवाओं के लिए सदा तैयार रहते हैं। अपने भाई बहन भी सब मिल करके करते हैं, क्योंकि हमारे को एक मन में लक्ष्य रहता था कि हम जो भी सेवा करें उसमें चाहे छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब मिलकर के सेवा करें। हमें ऐसी सेवा चाहिए। और बाबा ने हमको लिटरेचर की सेवा ऐसी दे दी तो उसमें हमको सबकी जरूरत होती, जो भी होते थे छोटे बड़े, सब मिल करके स्टॉल पर सेवा करते थे। पहले हम यहाँ पर ही अपना सारा अरेंज करके जाते थे, जैसे लिटरेचर है, बुक्स है, सबके ऊपर हमें रेट लिखना है, ये करना है, बॉक्स में सबको पैक करना है, कौन सी किताबें कितनी लेके जानी। हम पहले तो अपनी तैयारी यहाँ करके जाते थे और फिर वहां जाकर के सब स्टॉल मिल करके संभालते थे। तो ऐसे बाबा ने सेवाएं सब कराई। बाकी तो मुझे कुछ कुछ ध्यान आता है कि जैसे दिल्ली में सबसे पहले अपने जो सूर्य भाई जी हैं, उनकी पहली भट्टी लोक विहार में रखी गई थी। लगभग 14-15 वर्ष हो गए होंगे उस समय पर। और उसके बाद 3-4 वर्ष के बाद 2012 में फिर दोबारा उनकी भट्टी हमने एक बार रखी थी। और काफी भाई बहन उसमें आते थे भट्टी में, और पूरा दिन जैसे कि भट्टी का ही वातावरण रहता था। तब तो हमने हॉल भी अलग दूसरे स्थान पर लिया हुआ था। पर इस तरीके से हमारे बाद में भी प्रोग्राम कोई कोई चलते ही रहते हैं और बाबा सेवाएं कराता रहता है। अंदर में यही लगन रहती है कि बाबा का जो कार्य करना है सब हम सहज रीति से करते जाएं। कभी भी बाबा ने जैसे एक वरदान दिया है, जब हम
मुझे ध्यान आता है 87 की बात है, अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए समूह गए थे। और उसके बाद तो बाबा फिर सामने स्टेज पर भाई बहनों से ना मिलते थे ना बात करते थे। रीजन आप पुराने हैं, सब जानते होंगे। 87 लास्ट था जब हम मिलने गए थे। और उस समय पर जब स्टेज पर हम बाबा से मिलने गए, सौगात बाबा टोली देते, टोली ली और बाबा ने दृष्टि दी। और बाबा ने उस समय पर देख करके मुझे दृष्टि देते हुए ये बोला, सेवाधारी हो। और मेरे साथ एक बहन और भी गई थी, उसको कहा योगी, योगी। तो मेरे मन में ये संकल्प चलता था, मैं यहाँ भी आके सुनाती थी कि बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, वो इतनी सेवा करती है तो उसको कह रहा है कि तुम योगी बनो, और मैं कोई सेवा करना भी नहीं जानती तो मुझे बाबा कह रहे हैं कि तुम सेवाधारी। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता था। लेकिन बाबा के वो महावाक्य अब आज हमारे सामने वो प्रत्यक्ष होते हैं, जा रहे हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि बाबा जिस आत्मा को जो वरदान देता है और वो वरदान प्रैक्टिकल में हो जाता है। और मैं तो यही देखती हूँ कि कोई भी संकल्प मन में कर लो, बाबा उसको सहज ही पूरा। या हम ये कह दें कि बाबा हमें डराता है कि आपको ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे आगे बढ़ना है, तो हमें नहीं लगता कि हमें कहीं पर भी कोई मुश्किल आई या कुछ हुआ। अभी तक भी बाबा के सब कार्य सहज रीति चलते जाते हैं, सब आगे बढ़ते जाते हैं। भाई बहने भी मैं समझती हूँ लगभग अभी हमारे कनेक्शन में एक सेवा केंद्र और एक सेवा केंद्र जो हमने खुला हुआ है, 5 गीता पाठशाला है। हमने कभी ये लक्ष्य नहीं रखा कि हमारे बहुत सारे सेंटर्स हों, परंतु जो भी हैं बाबा के बच्चे जितने भी हैं, उनकी पालना बाबा के अनुसार, श्रीमत अनुसार एक्यूरेट और अच्छी रीति होनी चाहिए, और हर प्रकार से वो सक्षम हो, अपने जीवन को चलाने में सहज हो और बाबा की सेवा के लिए तैयार है। तो बाबा तो सबसे हर प्रकार का कार्य जो जिसमें एबिलिटी है, अपने आप ही वो सेवा में आगे बढ़ते हैं और अपने आप ही वो सेवा का कार्य करते जाते हैं। तो क्या सुनाऊं, बाबा की तो बातें बहुत हैं। सब दादियों से भी पालना अच्छी ली है और किसी प्रकार से ये जीवन से आप दादियों के साथ का अनुभव सुना सकते हैं। अभी 10 मिनट है हमारे पास, आप दादियों के साथ का अनुभव सुनाइए। ऐसे तो शुरू में ही जब हम मधुबन में रहे थे तो हमारी जो टीचर है, माना हम 3 कुमारियां थी और उन 3 कुमारियों को ट्रेनिंग के लिए दादी प्रकाश मणि जी ने जानकी दादी जी को रखा था। जब दादी जी विदेश नहीं गई थी, उसी साल की बात है, जानकी दादी जी हमारे साथ थी और वो हमारी दिन में 2-3 क्लासेस कराती थी और बहुत अच्छी तरह से हमको हर चीज, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कि वो क्या क्या, माना आप समझ सकते हैं कि धारणा की क्लासें हैं, सेवा की हैं, उन्नति की है, योग की है, तो हमने उस समय पर बहुत कुछ सीखा। और जैसे दीदी मनमोहिनी जी थी, उनसे हमारा शुरू से बहुत प्यार था, क्योंकि दीदी जी ने हमको बहुत प्यार से चलाया था। और कुमारियों को इतना, मतलब कि अब मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रिक्टली, लेकिन स्नेह प्यार से ऐसे चलाया था कि दादी और दीदी जैसे दोपहर में भोजन करती थी, तो भोजन करने के बाद दोनों ही पांडवों के गेट से बाहर निकल करके जब हम जाते हैं नकी लेक की तरफ, तो बस जहां तक वो पहाड़ी नीचे का रास्ता है वहां तक ही, नीचे नहीं उतरते थे, वहां तक ही जाते थे चक्कर लगाने के लिए। परंतु हमें साथ लेकर के जाती थी, हाथ पकड़ के कि आप हमारे साथ चक्कर लगाने के लिए चलो। और उसके बीच में दीदी की तो विशेषता थी कि वो बाबा की कभी कोई बात सुनाती थी, कभी कोई बातें सुनाती थी, इस तरीके से। और उसके साथ ही दीदी जी जब क्लास में बैठते थे तो हमें शुरू से ये सिखाया गया था, और हमें वैसे भी पता नहीं क्यों एक नेचुरल जैसे नेचर होती है, तो दादियां जब क्लास में आएंगी तो हम पहले से ही जा करके बैठते थे क्लास में
और जैसे हम अभी बैठे हैं तो दीदी जी सोफे पर बैठती थी, क्योंकि दादी जी तो मुरली सुनाती थी और दीदी साइड में सोफे पर बैठती थी, तो हमको यहाँ सोफे के साथ नीचे बैठाती थी अपने पास कि यहाँ बैठो मेरे पास, और वहां बैठा करके और हमको सिखाती थी कि मुरली के पॉइंट कैसे लिखने, बाबा ने क्या सुनाया, अभी उसका क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मुरली कैसे लिखे, वो हमको सिखाती थी दीदी जी। और वो क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद हमें दादी जी ने जो है वो एक सेवा, और हम तो ये कहेंगे कि हमें सिखाया कि जब दादी जी ऑफिस में बैठती थी, दीदी भी ऑफिस में बैठती थी, तो पत्र लिखती थी, जिनके भी पत्र आते थे बहनों के, उनके पत्रों के जवाब देने होते थे, तो मुझे बुलाती थी और कहती थी कि आप ना शॉर्ट में जो ये पत्र जवाब देना है, मैं आपको सुना रही हूँ और आप ये शॉर्ट में नोट कर लो, और फिर इसको आपने डिटेल में लिखना है और लिख करके पत्र को पूरा करना है। और उसी पत्र में उसको क्या कहते हैं जो पहले होता था लेटर, उसमें पहले जो बड़ा पेज होता है उसके ऊपर आपने आज की मुद्दे के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उसके बाद पत्र लिखना है। तो पत्र में स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, वो सब हमें दीदी सिखाया करती थी। तो हमने उनके साथ रह करके ये भी सीखा कि यज्ञ की भाषा में, बाबा की भाषा में, ये हमारी अलौकिक परिवार की भाषा में पत्र कैसे लिखना होता है, तो हम वो भी सीख गए। और उसके साथ ही माना बड़े प्यार से हमें सब सिखाते जाते थे और हम सीखते जाते थे। हालांकि अंदर में तो ये होता था कि हम बड़ों के साथ कैसे बैठेंगे और बड़ों से कैसे बात करूं और बड़ों के साथ कैसे चलूं, लेकिन जब दीदी खुद ही हाथ पकड़ करके लेके चलती थी तो फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। इसी प्रकार से रात्रि क्लास में भी पहले क्लास में सभी समाचार सुनाया जाता था, जो भी सेंटर आदि से समाचार आते थे वो रात्रि क्लास में वहां पर मधुबन में सुनाते थे, हिस्ट्री हॉल में। तो दादी जी ने वो सेवा भी हमको दी कि आपने जो है ना ये समाचार सुनाने हैं। तो जब दादी और दीदी दोनों क्लास में आ जाती थी, उसके बाद हमको वो सुनाना होता था पत्र पढ़ करके। और अब आप समझ सकते हैं कि मैं तो पहले इतना बोलने वाली नहीं थी, तो दादियों के सामने कैसे बोलूं, मुझे बहुत अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ती थी उनके सामने बैठ करके बोलूं। शुरू से ही लेकर के ऐसी नेचर थी। एक बार जब शुरू में मुझे याद आता है कि हिस्ट्री हॉल में ही हम बैठे थे, तो शुरू में दादी जी ने मेरे को बुलाया और स्टेज पर बैठा दिया, अपने साथ संदली पर बैठा दिया और बोला कि अभी आप जो है ना अपना परिचय दो, अपना लौकिक परिचय, और आप यहाँ कैसे आए, क्या किया और क्या करते हो, आप अपना परिचय दो। मैं सोचूं मेरे से बोला ना जाए कि मैं क्या बोलूं क्या सुनाऊं। जब मैंने थोड़ा सा शुरू किया तो मेरे तो बस 2 मिनट भी बोलने की देर नहीं थी, मैंने शुरू किया, उसके बाद सारा कुछ तो दादी जी ने खुद ही सुना दिया। तो मुझे तो इतना मैंने कहा कि देखो दादियाँ कितना सिखाती हैं और कितना कैसे आगे चलाती हैं, उनको पता है कि ये नहीं बोल पाएगी आगे तो दादी जी ने खुद ही सारा सुना दिया कि कैसे कैसे इनका परिवार ज्ञान में चलता है, ये कैसे ज्ञान में आए और किस तरह से पढ़े और कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पूरी कहानी उन्होंने सुना। और एक बाबा का वरदान और हमारे साथ शुरू से था, जो बड़ों का था। हम जब यहाँ पर लोग बिहार में आए थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही रहते थे, और ये भी एक ड्रामा का खेल है, वरदान है बाबा का, जो कि यहाँ पर जो भी आते थे न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो युगल ही ज्यादा। मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे मदर फादर यहाँ पर रहे हैं, अब तो वो एक्सपायर हो चुके, परंतु तब तक भी सेवाएं हमारी युगल ही युगल ज्यादा आते थे। और यहाँ से पता नहीं कितने आए और कितने दूसरे दूसरे स्थानों पर ट्रांसफर हो गए, और बहुत कई कई स्थानों पर हैं, और बाबा के बच्चे अपनी पालना ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन युगल ज्यादा यहाँ पर आते हैं, बाकियों का और इतना नहीं है। लेकिन वैसे तो हर एक स्थान पर ऐसा होता है, भाई बहनी माताएं आदि सब आते, पर जहाँ युगल आए तो क्योंकि दादी जी कहती थी कि युगल है ना, तो युगल जो सेवा करेंगे तो युगलों को ही तो निकालेंगे तो ऐसे कहा करती थी। ऐसे करके
हमें भी कभी भी जो भी भाई बहन होते हैं, हमें कभी ऐसी वासना नहीं आती है मन के अंदर कि ये कोई स्टूडेंट है और हम टीचर। ये हमारा परिवार है, लौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, ये भी सब बाबा के बच्चे हैं। हमें तो बाबा ने इनके निमित्त बनाया है। किसी को भी चाहे कोई कहने के कहता होगा कि भाई ऑफिशियल है या हमको इनसे डर लगता है, लेकिन मेरे को किसी से भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि भाई मैं कोई स्ट्रिक्ट हूँ या कुछ। सब स्नेह प्यार से मिलते हैं, सेवा करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ऐसे ही दिन बीत गए, पता नहीं बाबा जो कहता है ना, कभी अलबेलापन या वो कभी नहीं आया। एक्यूरेट रहना है, अलर्ट रहना है, और अपनी पढ़ाई में हमको मुझे नहीं याद आता कि इतने वर्षों के अंदर कभी मेरी कोई मुरली मिस हुई होगी। मैं अगर मिस भी होती है तो हम बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में कभी भी हमने अपने आप को लूज नहीं रखा। बाकी तो बाबा किस बात के नंबर देता है वो तो आगे की बात है, और बाबा आगे क्या कराना चाहता है, क्या सेवाएं बाबा को करानी है, तो बाबा जाने। और ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा ने शायद हमको यही पार्ट दिया है जो हम सेवा कर रहे हैं। जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, जो आपने अपना टाइम भी दिया और आपका अलौकिक जीवन का अनुभव भी सुनाया। या हमारी आदरणीय मीरा बहन जी का, जिन्होंने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बड़े ही मधुर स्वर में, धैर्यता के साथ 10 वर्ष की उम्र से जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और आज इतने वर्षों से करते हुए इस मोड़ पर योगी जीवन के पहुंचे हुए हैं। तो आपके योगी जीवन के प्रकंपन तो आज सारे विश्व की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन आपके अनुभव में जो एक विशेष टचिंग पॉइंट थी कि दिल्ली के अंदर जब बेहद की सेवाएं शुरू हुई और मेगा प्रोग्राम के अंदर दिल्ली संगठन के योग के अंदर वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा जो आपको लिटरेचर स्टॉल की सेवा सौंपी गई, वो सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कार्य था, बहुत जो है अद्भुत कार्य था। लेकिन आपकी स्वयं की योग शक्ति ने और आपके भाई बहनों के संगठन ने उस कार्य को इतना आसान बना दिया कि फिर तो बस जैसे दिल्ली में जितने भी बड़े प्रोग्राम हुए उसमें लिटरेचर की जिम्मेवारी हमेशा आपको ही सौंपी गई। यहाँ तक कि जब प्रोग्राम भी पूरे हो जाते और अगर मान लो ऐसे किसी सेवा केंद्र पर लिटरेचर कम पड़ रहा है या खत्म हो रहा है तो याद किया जाता वही लोक विहार सेंटर पर तो सब चीज मिल सकती है। और मुझे ध्यान आता है कि जब हमारा पहला अभियान दिल्ली में प्यारे लाल भवन में ऑडिटोरियम में जब उसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय भी वहां पर लिटरेचर संभालने की जिम्मेवारी आपकी थी। लेकिन आप इस जिम्मेवारी को इतना जिम्मेवारी से निभाती कि हम बहनों को तो आप बिल्कुल निश्चिंत रखते थे, क्योंकि मैंने तो वही एक आपके साथ का अनुभव किया था कि आप अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तैयारी, यहाँ तक नाश्ता टोली लेकर के पहुंचते थे, स्वयं तो लेते थे लेकिन और सब भी जो वहाँ उपस्थित होते थे उन सबको भी खिलाते थे। तो ऐसे जो है खुले हृदय से आपको सेवा करते हुए भी देखा और सबको जो है आपने गाइड भी किया संगठित सेवा के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने दिल्ली की इस बेहद की सेवा को बखूबी निभाया। तो अभी हम आज का बड़ा ही सुंदर अनुभव हम सबने आपके द्वारा सुना। तो सभी भाई बहनों की ओर से ऐसी लगन में मगन रहने वाली हमारी मीरा दीदी जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स अदा करते हैं। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीरा बहन जी का। ओम शांति। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर प्रोग्राम पूरा करेंगे।
खुशियों से अपना जीवन सजाया, खुशियों से अपना जीवन सजाया। बाबा ही बाबा लबों पे है सरगम, बाबा हमारे संग संग है हरदम। बच्चे कह के गले से लगा